हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ड्यूक ऑफ वू के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम सॉन्ग और शीलांग दोनों को ही ड्यूक ऑफ वू के रूम के बाहर अपने गुड्डे के बल बैठा हुआ देखते हैं। 4 घंटे से ये दोनों इसी पोजीशन पर थे क्योंकि ड्यूक ऑफ वू ने इन दोनों को पनिशमेंट दी थी, क्योंकि ये दोनों बिना उनको बताए वेयुंग की मदद करने के लिए जनरल याओ के आर्मी से लड़ने के लिए गए थे। इसी वक्त ड्यूक ऑफ वू अपने रूम में से बाहर आते हैं, जहाँ पर सॉन्ग ड्यूक ऑफ वू को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्यूक ऑफ वू सॉन्ग की फादर है। उस सॉन्ग की चाल को उसी के ऊपर चलते हैं। ड्यूक ऑफ वू यहाँ सॉन्ग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, तो सॉन्ग उनसे पूछता है कि पहले जब वो कुछ काम नहीं करता था तब भी ड्यूक ऑफ वू उसे ताना दिया करते थे निकम्मा होने का। अब जब उसने जनरल याओ की आर्मी को हरा दिया है वेयुंग के साथ मिलकर, तब भी वो इस बात से गुस्सा हो रहे हैं। आखिर उनका मसला क्या है, जिस पर ड्यूक ऑफ वू यहाँ सॉन्ग से कहते हैं कि तुम ये बात कभी नहीं समझोगे कि मैं तुम्हारे लिए क्यों इतना फिक्रमंद हूँ। ये कहकर ड्यूक ऑफ वू यहाँ सॉन्ग की सजा चेंज करके उसे हर दिन 15 पेजेस कैलीग्राफी लिखने की सजा दे देते हैं। शीलांग यहाँ अपनी गलती मानकर यहाँ ड्यूक ऑफ वू से माफी मांगता है, लेकिन ड्यूक ऑफ वू यहाँ शीलांग को कोई और सजा देते हैं और उसकी सजा बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ड्यूक ऑफ वू यहाँ शीलांग को 300 टाइम्स एरो शूट करने के लिए कहते हैं हर दिन। ना सिर्फ ये बल्कि उसे 100 मरतबा अपनी तलवार की प्रैक्टिस करने के लिए भी कहते हैं, और साथ ही साथ शीलांग को 2 घंटा ऐसे ही बैठने की सजा भी मिलती है। सॉन्ग को शीलांग के लिए बुरा लगता है और वो ड्यूक ऑफ वू से पूछता भी है कि आखिर ड्यूक ऑफ वू ने शीलांग को इतनी बड़ी सजा क्यों दी, जबकि सॉन्ग की गलती शीलांग से बहुत बड़ी थी, क्योंकि वो सॉन्ग ही था जिसने शीलांग को मनाकर अपने साथ लेकर गया था। जिस पर ड्यूक ऑफ वू यहाँ शीलांग से ही पूछने लगते हैं क्या उसे ये लगता है कि वो अनफेयर है, जिस पर शीलांग नहीं का जवाब देता है और ड्यूक ऑफ वू को बताता है कि वो समझ सकता है कि ड्यूक ऑफ वू ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। ड्यूक ऑफ वू यहाँ शीलांग के पास आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ड्यूक ऑफ वू को भी पता है कि वो गलत कर रहे हैं। ड्यूक ऑफ वू यहाँ शीलांग को बताते हैं कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपनी जवानी के दिन याद आते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह ही एम्बिशियस पर्सन था, लेकिन तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुम मेरे जायज बेटे नहीं हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें वॉर में जाने के बजाय इंटीरियर एग्जाम देकर कोर्ट में भेजा। शीलांग यहाँ ड्यूक ऑफ वू की बात समझ जाता है। ड्यूक ऑफ वू यहाँ ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके बाद सॉन्ग उनके टाइटल को इनहेरिट करे, क्योंकि सॉन्ग उनका सगा बेटा है और शीलांग उनकी मिस्ट्रेस का बेटा है। यही वजह है कि मिलिट्री में अच्छा होने के बावजूद भी शीलांग को मिलिट्री में जाने नहीं देते, ताकि वो सॉन्ग से आगे बढ़कर फ्यूचर ड्यूक ना बने। ड्यूक ऑफ वू को अपने इस बर्ताव से बुरा भी लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से अगले सीन में हम वेयुंग और चुयू को देखते हैं। चुयू यहाँ बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि उसका पपी जो कि उसने पाल रखा था वो अचानक से कहीं पर भाग गया था जब ये लोग जनरल याओ को हराने के लिए गए थे। जियांग ने उस पपी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिला। चुयू इस सब का इंतजाम खुद के ऊपर लेती है और ये कहती है कि शायद वही उस पपी को डिजर्व नहीं करती होगी, इसीलिए तो पपी भी उसे छोड़कर चला गया। वेयुंग यहाँ चुयू को कंसोल करने की कोशिश करता है, लेकिन चुयू यहाँ अचानक से वेयुंग से कहती है कि वो वापस अपने घर जाना चाहती है। वेयुंग या चुयू की ये बात सुनकर शौक हो जाता है और चुयू से पूछता है कि क्या ये घर तुम्हारा नहीं है, जिस पर चुयू उसे एक जुगनू यानी कि फायरफ्लाई की मिसाल देते हुए कहती है कि हम अपने मतलब के लिए एक फायरफ्लाई को अपने पास नहीं रख सकते। जब वो लोग उस छोटे से गाँव में थे तब सब कुछ एक सपने की तरह था, लेकिन अब जब वो हुआजिंग सिटी वापस आ चुके हैं तो उनका उस खूबसूरत सपने से जागने का वक्त आ चुका है। चुयू यहाँ वेयुंग को ये भी बताती है कि भले ही जनरल याओ पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक हमें उनकी साथियों के बारे में नहीं पता चला है, इसीलिए उन्हें अपना फोकस उस चीज पर रखना चाहिए, न कि किसी और चीज पर। जिस पर वेयुंग यहाँ चुयू से ये घर ना छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि वेयुंग को डर है कि अगर चुयू ये घर छोड़कर चली गई तो वो उसे अवॉइड करेगी। इस पर चुयू यहाँ वेयुंग को बताती है कि वो उसकी फैमिली का मेंबर है, तो उसे कभी अवॉइड नहीं करेगी। अगर उसे मिलना चाहता है तो वो चू मेंशन आ सकता है। वेयुंग के लाख रोकने पर भी चुयू यहाँ पर नहीं रुकती और वेंग्यू के साथ यहाँ से चली जाती है। चुयू के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि वो भी उतनी ही उदास थी जितना कि वेयुंग था। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम वांगलान को देखते हैं, जो कि मार्केट अपने सर्वेंट के साथ आई थी। वांगलान वेयुंग की वही सिस्टर इन लॉ है जो कि प्रेग्नेंट है। दरअसल वो यहाँ पर खुली हवा खाने के लिए आई थी, लेकिन अचानक से उसकी नजर एक आदमी के ऊपर पड़ती है जो कि एक सुनसान सी गली में जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। वांगलान इसको देखकर उसकी मदद करने के लिए जाती है और इसी के पास हम यहाँ पर वेयुंग के सर्वेंट को भी देखते हैं, जो कि वांगलान को वहाँ पर देखकर हैरान था। थोड़ी देर में ही हमें पता चल जाता है कि वो जख्मी आदमी और कोई नहीं बल्कि शैन्यू होता है, जिसको वांगलान बचाकर एक रूम में लेकर आती है और डॉक्टर से उसका इलाज भी करवाती है। शैन्यू को जब होश आता है तो खुद को इस रूम में देखकर वो हैरान हो जाता है और अपने कपड़ों के पास में से एक हथियार ले लेता है ताकि वो खुद की मदद कर पाए। शैन्यू यहाँ इस कमरे में से भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो कमरे के बाहर वेयुंग के सर्वेंट को देख लेता है और उसके वहाँ पर होने की वजह से वो उस कमरे में से भाग नहीं सकता। शैन्यू को यहाँ समझ आता है कि किसी ने उसकी मदद की है और यहाँ बाहर हम वांगलान को देखते हैं जो कि डॉक्टर के पास
पास बात कर रही थी। डॉक्टर यहाँ वैंगलान को बताता है कि शैन्यू को पैर पर चोट लगी है और वो घाव बहुत ही गहरा है। अच्छा हुआ कि वैंगलान ने उसे देख लिया और उसका इलाज टाइम पर हो गया। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वैंगलान की सर्वेंट यहाँ वैंगलान को वार्न करती है कि वो ऐसे ही किसी की मदद नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो आदमी कैसा है। इस पर वैंगलान यहाँ अपनी सर्वेंट से कहती है कि वो ऐसे ही किसी जख्मी आदमी को वैसे छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसीलिए उसने उस आदमी की मदद की थी। इसी वक्त इन दोनों को उस कमरे में से कुछ आवाज आती है। ये दोनों भी जल्दी से उस कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर शैन्यू फर्श पर गिरा हुआ था। वैंगलान अपनी सर्वेंट को शैन्यू को उठाने का कहकर खुद डॉक्टर को बुलाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। वैंगलान जब डॉक्टर को बुलाने के लिए नीचे आती है तो उसकी मुलाकात यहाँ पर वेयुंग की सर्वेंट के साथ होती है। वैंगलान या वेयुंग की सर्वेंट से पूछती भी है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर वेयुंग का सर्वेंट वैंगलान को सच नहीं बताता बल्कि उससे कहता है कि वो यहाँ पर वेयुंग का कुछ काम करने के लिए आया है। वैंगलान यहाँ वेयुंग के सर्वेंट को ही डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है। वेयुंग का सर्वेंट यहाँ वैंगलान से पूछता भी है कि उसे डॉक्टर की क्यों जरूरत है, जिस पर वैंगलान यहाँ वेयुंग के सर्वेंट को बताती है कि उसका एक दोस्त यहाँ पर है जिसकी मदद के लिए वो डॉक्टर को बुला रही है। वैंगलान यहाँ क्लियरली वेयुंग के सर्वेंट को कुछ नहीं बताती। थोड़ी देर बाद यहाँ पर हम वैंगलान को शैन्यू के रूम में ही इंतजार करता हुआ देखते हैं जहाँ पर शैन्यू को होश आता है लेकिन वो प्रिटेंड करता है सोने का, जो कि वैंगलान समझ जाती है। वैंगलान यहाँ मुस्कुराते हुए शैन्यू को बताती है कि उसे पता है कि वो जगा हुआ है। शैन्यू भी यहाँ पर अपने होश में आ जाता है। वैंगलान यहाँ पानी का ग्लास लाकर शैन्यू को देती है, जिस पर शैन्यू वो ग्लास लेते हुए वैंगलान से पूछता है कि उसने उसकी मदद क्यों की, जिस पर वैंगलान यहाँ शैन्यू को बता देती है कि वो दरअसल वेयुंग यानी कि मार्क्वेस ऑफ जिंगाओ के घर से बिलोंग करती है, इसीलिए वो किसी भी आदमी को ऐसे तकलीफ में छोड़कर नहीं जा सकती थी। वेयुंग का नाम सुनकर शैन्यू यहाँ पर अलर्ट हो जाता है। शैन्यू यहाँ वैंगलान से एक और ग्लास पानी मांगता है। वैंगलान जब पानी लेने के लिए जाती है तो शैन्यू यहाँ पर अपने हाथ में से वही हथियार निकालता है जिसको थोड़ी देर पहले वो अपने पास रखा था। इससे वो वैंगलान के ऊपर हमला करने की कोशिश भी करता है लेकिन किसी वजह से वो खुद को रोक लेता है। वैंगलान यहाँ दोबारा शैन्यू को पानी लाकर देती है, जहाँ वो शैन्यू से पूछती है कि आखिर उसकी हालत ऐसे कैसे हो गई। शैन्यू यहाँ वैंगलान से झूठ कहता है कि वो जिस गाँव में रहता था वहाँ पर नॉर्थ की के आर्मी ने हमला किया जिसकी वजह से उसकी फैमिली मारी गई। वो इकलौता बचकर यहाँ वाजिंग सिटी आ रहा था जब रास्ते में उसे कुछ गुंडे मिल गए और उन गुंडों ने उसका सामान भी चुराया और उसके पैर पर हमला भी किया। वैंगलान को शैन्यू की ये स्टोरी सुनकर उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वैंगलान यहाँ शैन्यू से पूछती भी है कि क्या उसका वाजिंग सिटी में कोई रिश्तेदार या दोस्त है, जिस पर शैन्यू नहीं कहता है। तो वैंगलान यहाँ शैन्यू को इसी रूम में 5 दिन के लिए रुकने के लिए कह देती है क्योंकि उसने 5 दिन का पेमेंट पहले ही कर दिया है। वैंगलान यहाँ शैन्यू को इसी रूम में रहकर आराम करने के लिए कहती है और खुद वहाँ से घर जाने के लिए निकलने वाली होती है। शैन्यू यहाँ वैंगलान से रुककर उसे पूछता है कि क्या वो दोबारा उसे मिलने के लिए आएगी। वैंगलान को यहाँ शैन्यू की बात समझ में नहीं आती तो शैन्यू यहाँ वैंगलान से ये कहता है कि वो ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो उसका फेवर वापस लौटाना चाहता है। जो पैसे वैंगलान ने उसकी दवाई और डॉक्टर के ऊपर खर्च किए हैं वो पैसे वो वापस उसे लौटाना चाहता है। वैंगलान यहाँ मुस्कुराते हुए शैन्यू से कहती है कि वो पहले ठीक हो जाए, पैसों की बात बाद में करेंगे। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है और एक पल के लिए हमें ऐसा लगता है कि शैन्यू की नजर थोड़ी देर के लिए वैंगलान के ऊपर ही टिक गई थी। यहाँ से सीन कट होता है और कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जनरल याओ को सबके सामने लाया गया था ताकि सबके सामने उन्हें सजाए मौत दे पाए। सभी लोग यहाँ पर जनरल याओ की सजा देखने के लिए आए थे और इन्हीं लोगों में यहाँ पर हम वेयुंग को भी यहाँ पर आता हुआ देखते हैं। वेयुंग या जनरल याओ को खुद अपने हाथों से मारना चाहता था, इसीलिए गुशुशेंग ने एम्परर से कहकर वेयुंग को ये मौका दिया। वेयुंग यहाँ जब जनरल याओ के पास आता है तो जनरल याओ यहाँ कॉन्फिडेंटली वेयुंग को टॉन्ट करने लगता है कि उसने वे फैमिली और चू फैमिली के खिलाफ जो कुछ भी किया और उन बातों के लिए रिग्रेट नहीं करता। और यहाँ हमें बताया जाता है कि जनरल याओ ने ये सब कुछ क्यों किया। दरअसल जब ग्रेट सुई का एम्परर चुना जा रहा था तब 2 लोगों का नाम आगे आया था, एक लॉर्ड ऑफ किन और दूसरा करंट एम्परर। जनरल याओ दरअसल लॉर्ड ऑफ किन के एक फॉलोवर में से थे और वो चाहते थे कि लॉर्ड ऑफ किन ही एम्परर बने, लेकिन जो करंट एम्परर है उसने अपनी बहन यानी कि प्रिंसेस की शादी ऐसे शख्स से करवाई जिसके मिलिट्री पावर की वजह से वो एम्परर बने। यही वजह है कि लॉर्ड ऑफ किन को एम्परर बनने का मौका नहीं मिला और इसी की बात से लॉर्ड ऑफ किन के ऊपर एक इंजाम भी लगा कि वो नॉर्थ के आर्मी के साथ मिलकर एम्परर को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसकी वजह से एम्परर को ना चाहते हुए भी लॉर्ड ऑफ किन को सजाए मौत देनी पड़ी सबके सामने। और साथ ही साथ लॉर्ड ऑफ किन के जो फॉलोअर्स या फिर अटेंडर्स थे उनको भी सजा मिली, जिसमें से एक गुशुशेंग की फैमिली भी थी। लेकिन किसी तरह जनरल याओ इस सब से बच गया, लेकिन इसके बावजूद भी जनरल याओ को कभी मिलिट्री अचीवमेंट के लिए प्रमोशन नहीं मिली।
यही वजह है कि जनरल याओ को इस बात से गुस्सा आ गया और वो नॉर्थ की के साथ मिलकर एम्पायर को खत्म करने की और ग्रेट सुई को हासिल करने की प्लानिंग कर रहा था। जनरल याओ की ये सारी बातें सुनकर वेयुंग यहाँ पर हंसने लगता है। वेयुंग यहाँ जनरल याओ को असलियत दिखाते हुए उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि लॉर्ड ऑफ किन एक कैपेबल एम्पायर हो सकता था, क्योंकि वो लॉर्ड ऑफ किन ही था जो कि नॉर्थ की के प्रिंसेस से प्यार कर बैठा था और लॉर्ड ऑफ किन की प्यार की वजह से ही ग्रेट सुई ने अपने 3 सिटीज यानी कि 3 शहर गवा दिए। जनरल याओ को जब इस बात का समझ आता है तो बहुत देर हो चुकी थी। जनरल याओ को समझ आ जाता है कि वो जो कुछ कर रहे थे वो बिल्कुल ही गलत था, जो कि इस काबिल ही नहीं था कि वो एम्परर बने। सभी लोग यहाँ पर जनरल याओ को खत्म करने की मांग करने लगते हैं। फाइनली जनरल याओ को कहीं ना कहीं अपने कामों के लिए अफसोस हो रहा था, लेकिन अब वो कुछ बदल नहीं सकता था। गुशुशेंग यहाँ पर जनरल याओ को खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। वेयुंग यहाँ एक तलवार लेता है और जनरल याओ को उसी तलवार से खत्म कर देता है। वेयुंग को यहाँ अपनी नजरों के सामने वही फ्लैशेस आने लगते हैं जहाँ पर वो अपने भाइयों को और फादर को मरा हुआ देखा था और वो उनसे दिल ही दिल में कहने लगता है कि आज उसने उनका बदला जनरल याओ से ले लिया है। लिनयांग और चुयू भी यहीं पर होते हैं, जहाँ पर लिनयांग चुयू से कहता है कि उनके फादर जहाँ भी होंगे आज उन्हें सुकून मिला होगा। जिस पर चुयू यहाँ लिनयांग से कहती है कि जनरल याओ तो बस एक मोहरा है, अभी भी उन्हें मास्टरमाइंड को ढूंढना होगा और उसे खत्म करना होगा। वेयुंग की नजर यहाँ पर चुयू पे जाती है और चुयू भी यहाँ वेयुंग को देख रही थी, लेकिन चुयू यहाँ अपनी नजर वेयुंग के ऊपर से हटा देती है। वेयुंग यहाँ चुयू को ही देखे जा रहा था और ये सब कुछ गुशुशेंग देख लेता है। शिलांग यहाँ गुशुशेंग से पूछता भी है कि क्या वो चुयू को छोड़ देगा। गुशुशेंग यहाँ शिलांग के सवाल का जवाब नहीं देता और यहाँ अगले सीन में हम वेयुंग को देखते हैं जो कि अपने घर वापस आ रहा था। इसी वक्त वेंगलान यहाँ बाहर से घर पर आ रही थी। वेयुंग यहाँ वेंगलान से पूछता भी है कि वो कहाँ पर गई थी, जिस पर वेंगलान उसे बताती है कि वो कुछ दिन पहले एक आदमी की मदद की थी और उसी से मिलकर वापस आ रही है। वेयुंग यहाँ वेंगलान से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन वेंगलान जब वहाँ से चली जाती है तो वेयुंग यहाँ अपने सर्वेंट को कहता है कि वो उस पर यानी कि शैन्यू के ऊपर नजर रखे। जिस पर यहाँ वेयुंग का सर्वेंट वेयुंग को बताता है कि इन दिनों में शैन्यू ने किसी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की और उनके आदमी शैन्यू के ऊपर नजर रखे हुए हैं। चुयू को अपने घर वापस गए हुए कुछ दिन हो चुके थे और वेयुंग यहाँ चुयू को मिस कर रहा था। और यहाँ अगले सीन में हम चुयू और लिनयांग को देखते हैं। लिनयांग यहाँ ऑक्टागोनल क्रॉसबो की तरह ही एक नया वेपन इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ बातों बातों में लिनयांग यहाँ चुयू से पूछ लेता है कि उसके और वेयुंग के बीच क्या चल रहा है। लिनयांग चुयू को बताता है कि वो ये सवाल उस गाँव में ही करने वाला था, लेकिन उसे सही समय नहीं मिला। चुयू यहाँ लिनयांग के सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती तो लिनयांग यहाँ चुयू से कहता है कि उसने उसे गुशुशेंग के टाइम पर भी नहीं रोका था और उस टाइम पर भी नहीं रोका था जब चुयू शादी के कपड़े पहनकर वेयुंग के बड़े भाई यानी कि जून से शादी करने के लिए गई, क्योंकि लिनयांग को पता था कि चुयू ये सब कुछ ऑक्टागोनल क्रॉसबो के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कर रही है। लिनयांग यहाँ चुयू को वार्न भी करता है कि ये तीसरी बार है जो कि चुयू के साथ ये सब कुछ हो रहा है, इसीलिए वो टाइम लेकर अपनी फीलिंग को ठीक तरीके से जान ले कि वो वेयुंग के लिए क्या फील करती है। चुयू यहाँ फाइनली लिनयांग को बता देती है कि उसने वेयुंग को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी वो अपने फीलिंग के बारे में सोचेगी। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम डूक ऑफ वू के मेंशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम क्राउन प्रिंस को आया हुआ देखते हैं। क्राउन प्रिंस यहाँ तुआन के लिए शादी का सामान लेकर आया था। क्राउन प्रिंस यहाँ तुआन के लिए एक बर्ड लेकर आया था जो कि एक केज में कैद है, जिसको देखकर डूक ऑफ वू यहाँ क्राउन प्रिंस को वार्न करता है कि वो ये सब कुछ तभी एक्सेप्ट करेंगे जब क्राउन प्रिंस अपने सारी मिस्ट्रेस से कांटेक्ट छोड़ देंगे। यहीं पर शिलांग भी होता है जो कि ये सब कुछ सुन रहा था। क्राउन प्रिंस यहाँ डूक ऑफ वू को बताता है कि वो पहले ही अपनी बुरी आदतें छोड़ चुका है, अब वो सुधर चुका है और वेयुंग से भी उसने माफी मांग ली है और वो तुआन के लिए एक अच्छा हस्बैंड बनने की कोशिश कर रहा है। इसी वक्त यहाँ पर सॉन्ग आता है जो कि क्राउन प्रिंस के सारे गिफ्ट्स को देखकर यहाँ पर क्राउन प्रिंस को टॉन्ट मारने लगता है कि किस तरह क्राउन प्रिंस के सारे गिफ्ट बहुत महंगे हैं और उनके छोटे से मेंशन में इतनी जगह नहीं है कि वो क्राउन प्रिंस के इतने बड़े गिफ्ट्स को अपने मेंशन में रख पाए। इनडायरेक्टली सॉन्ग यहाँ क्राउन प्रिंस को अपने सारे गिफ्ट लेकर जाने के लिए कह रहा था, जिस पर क्राउन प्रिंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सॉन्ग को बता देते हैं कि अगर तुआन को इससे कोई प्रॉब्लम होती तो खुद तुआन आकर यहाँ पर उससे बात करती। अब जब तुआन यहाँ पर नहीं आई है तो वो मान लेगा कि तुआन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस शादी से। क्राउन प्रिंस यहाँ अपने सारे गिफ्ट ले जाने से मना करता है और अपने एंगेजमेंट तुआन से तोड़ने के लिए भी, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सॉन्ग को यहाँ पर शिलांग के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि शिलांग ये सब कुछ चुपचाप बैठ कर देख रहा था, जबकि उसे तो चाहिए था कि वो क्राउन प्रिंस को ये सारे गिफ्ट ले जाने के लिए कहे। जिस पर शिलांग यहाँ सॉन्ग से कहता है कि अगर तुआन खुद आगे आकर ये
ये एंगेजमेंट नहीं तोड़ेगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। ड्यूक ऑफ वू का भी यही मानना होता है। यहाँ तक कि ड्यूक ऑफ वू ये तक कह देते हैं कि अगर तुआन ये शादी तोड़ना चाहती है तो वो अपनी जान पर खेलकर एम्पायरस से अपना ऑर्डर वापस लेने के लिए कहेंगे, लेकिन वो अपनी बेटी को ऐसे आदमी के साथ जिंदगी गुजारने नहीं देंगे जो कि उसे प्यार नहीं करता या फिर जिससे वो प्यार नहीं करती। और यहाँ दूसरी तरफ हम तुआन को देखते हैं। सॉन्ग और शीलांग भी वहाँ पर आते हैं। सॉन्ग के हाथ में यहाँ वही केज होता है जिसके अंदर एक बर्ड को रखा गया था, जो कि ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं क्राउन प्रिंस तुआन को इसी बर्ड की तरह मानते हैं जिसको वो अपने केज में यानी कि पैलेस में कैद कर रखना चाहता है। शीलांग और सॉन्ग दोनों ही मिलकर यहाँ तुआन को समझाने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ एक शादी ही उसका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकती, वो करना चाहिए जो कि वो हमेशा से करना चाहती है। सॉन्ग और शीलांग यहाँ पर तुआन को हिम्मत देते हैं कि वो दोनों उसका ही सपोर्ट देंगे चाहे वो कोई भी रास्ता चूज करे। तुआन को यहाँ पर हिम्मत आती है और वो वही केज लेकर भागकर क्राउन प्रिंस के पास आती है और उन्हें वो बर्ड वापस कर देती है। क्राउन प्रिंस यहाँ तुआन से पूछता भी है कि क्या उसे ये बर्ड पसंद नहीं आई, जिस पर यहाँ तुआन क्राउन प्रिंस को बता देती है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती। तुआन यहाँ क्राउन प्रिंस से रिक्वेस्ट भी करती है कि वो एम्पायर से कहकर अपना ऑर्डर वापस ले ले, लेकिन क्राउन प्रिंस यहाँ तुआन की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तुआन यहाँ क्राउन प्रिंस को बताती है कि वो शादी नहीं करना चाहती बल्कि एक अच्छी सी डॉक्टर बनना चाहती है, एक ऐसी डॉक्टर जो कि सबका इलाज कर पाए और वो चार दीवारी में कैद होकर नहीं रहना चाहती। क्राउन प्रिंस को तुआन की ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो डायरेक्टली तुआन से पूछता भी है कि क्या वो लिनयांग को पसंद करती है, इसी वजह से उसे शादी नहीं करना चाहती, जिस पर तुआन या क्राउन प्रिंस को बता देती है कि हाँ वो लिनयांग को पसंद करती है, लेकिन लिनयांग ही सिर्फ एक वजह नहीं है शादी ना करने की, बल्कि वो तो शादी इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि वो एक डॉक्टर बनना चाहती है और अगर फ्यूचर में लिनयांग उसके इस रास्ते के बीच आएगा तो वो लिनयांग को भी छोड़ देगी क्योंकि प्यार से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी अपनी पहचान है। ये कहकर तुआन उस बर्ड को उस केज में से आजाद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। क्राउन प्रिंस को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो चू मैंशन की तरफ निकल पड़ता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम लिनयांग और मैडम चू को देखते हैं। मैडम चू को यहाँ लिनयांग के लिए फिक्र हो रही थी क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्राउन प्रिंस आया था और क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था, इसीलिए मैडम चू यहाँ लिनयांग से पूछती भी है कि क्या उसने कोई ऐसा काम किया है जिससे क्राउन प्रिंस ऑफेंडेड हो गए हैं। लिनयांग को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर उसे याद आता है कि हो ना हो क्राउन प्रिंस तुआन की वजह से ही उससे गुस्सा होंगे और वो क्राउन प्रिंस से बात करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। लिनयांग के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर जिन आती है जो कि मैडम चू को बता देती है कि तुआन ने क्राउन प्रिंस से अपने एंगेजमेंट होने की बात कर दी है, इसी वजह से क्राउन प्रिंस यहाँ पर आए थे एक तरीके से उन्हें धमकाने के लिए कि वो लिनयांग को कहे कि वो तुआन से दूर रहे। मैडम चू और जिन को यहाँ लिनयांग की फिक्र हो रही थी और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।